एज अ किड मेरा एक बेडरूम था। हम छोटे से घर में रहते थे। मेरा एक भाई और एक बहन थी। हमारा ख्याल हमारी मॉम रखती थी। मेरा जो रूम था वो काफी छोटा था। मेरा जो पूरा बेड है वो हाफ द रूम कवर कर लेता था। मेरे बेड के बाहर ही लिविंग रूम था। मेरे रूम के अंदर फ्लोर पे एक वेंट था और ऊपर रूफ पे भी एक वेंट था। मैं मेरे बेड पे बैठ के होमवर्क कर रहा था। जैसे कि मैंने कहा मेरा बेडरूम छोटा है तो मेरे बेडरूम में डेस्क नहीं था, सो मैं अपने बेड पे बैठ के ही होमवर्क कर रहा था। तभी मैंने एक बच्चे की हंसने की आवाज सुनी। मैं अपने बेडरूम के बाहर गया। मैंने लिविंग रूम में आके भी देखा ये किसकी हंसने की आवाज है। मुझे लगा शायद ये मेरे सिबलिंग्स की आवाज है, बट इट वॉजंट टू बी। लिविंग रूम के अंदर कोई भी नहीं था। इट सीम्ड लाइक एवरीवन वाज अपस्टेयर्स। यूजुअली मैं ये स्टोरी किसी को सुनाऊं तो वो मुझे कहेगा कि वो मेरा वहम था, लेकिन मैं काफी श्योर था कि मैंने किसी बच्चे की हंसने की आवाज सुनी है। मैं अपने रूम के अंदर गया और अपना होमवर्क करना कंटिन्यू किया। मैं इस बार काफी चौकन्ना था कि मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दे। अभी इतना टाइम तो पास हो गया था कि मैं वो चीज को भूल चुका था, और जैसे ही मैं उस चीज को पूरी तरह भूल रहा था मैंने वो आवाज फिर से सुनी। किसी बच्चे की हंसी, और इस बार वो हंसी काफी लंबे समय तक चली। मैंने नोटिस किया कि वो हंसी मेरे रूम के बाहर से नहीं आ रही है, बल्कि मेरे रूम के अंदर से ही आ रही है। मुझे लगा मेरा भाई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। मैंने उस हंसी की आवाज को फॉलो किया। वो हंसी की आवाज मुझे उस फ्लोर पे बैठे हुए वेंट की तरफ लेके गई। मैं नीचे वेंट के पास बैठ गया और मैं उस वेंट के पास गया। मैं वेंट के थ्रू अंदर देख रहा था। इट टुक मी अ सेकेंड टू रियलाइज कि उस वेंट के अंदर से मेरी तरफ कोई तो देख रहा है। मैं वहीं पे चिल्लाने लग गया, मेरी मॉम को बुलाने लग गया। कुछ समय बाद मेरी मॉम वहां पे पहुंची, लेकिन जैसे ही मेरी मॉम वहां पे पहुंची वो हंसी की आवाज आना बंद हो गई, एंड ऑफ कोर्स वो आंखें भी। My mom thought I was going crazy due to lack of sleep. मैंने उस बेडरूम में सोने के लिए मना किया। मैं अपने मॉम के रूम में सोया। मैं कुछ 10 दिन के लिए उस रूम में सोया ही नहीं। कुछ 10 दिन बाद मैंने उस रूम में फिर से सोना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद हम कुछ 8 महीने के लिए उसी घर पे रहे। 8 महीने बाद मेरी मॉम का ट्रांसफर हो गया तो हम हमारे मॉम के साथ किसी और शहर में चले गए। उस 8 महीनों में मुझे फिर से कभी भी उस हंसी की आवाज नहीं आई। मेरे जहन में ये किस्सा हमेशा रहता था। तो कुछ 2 साल बाद मैंने उस घर के बारे में जिसमें हम पहले रहते थे उसके बारे में रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे एक बड़ा घर हुआ करता था। उस घर में एक औरत रहती थी, उसका नाम था डेजी ब्लू। उसको एक बहुत ही हैंडसम नौजवान से प्यार हो गया और उसी इंसान के साथ डेजी की शादी हो गई। कुछ 1 साल बाद डेजी और उसके पति को एक बच्चा हुआ। डेजी का पति प्रोफेशनली एक सैनिक था। डेजी के पति को सरहद पार से बुलावा आया। डेजी अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वो दूर जाने पे डेजी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। कुछ 2 साल हो गए, डेजी का पति वापस नहीं आया, बस फोन पे ही बातें होती थी। इतने समय के लिए अपने पति से दूर रहने के बाद डेजी की मानसिक हालत ठीक नहीं रही। उसका मानसिक संतुलन खराब होने लगा और इसी वजह से वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती थी। वो बच्चा दिन रात रोते ही रहता था। एक दिन अचानक से ये खबर आई कि डेजी का पति जंग में शहीद हो चुका है। ये सुनने के बाद डेजी को एक बहुत बड़ा सदमा लगा और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। एक दिन ऐसे ही उसने दीवार पे लटकी हुई एक तस्वीर देखी। उस तस्वीर में वो और उसका पति था। वो तस्वीर देखने के बाद डेजी अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो बैठी। उसने गुस्से में वो तस्वीर जमीन पे पटक दी। अचानक से हुए उस बड़ी आवाज से उसका बच्चा रोने लगा। बच्चे को रोता देख डेजी को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने हाथ में चाकू लिया और उस बच्चे के ऊपर वार कर दिया। उसके खुद के बच्चे को मारने के बाद उसने अपनी भी जान ले ली। और उस दिन के बाद उस जगह पे डेजी ब्लू और उसके बच्चे की आत्मा भटकती है। और मैं काफी श्योर हूँ उस दिन जो आंखें मैंने वेंट के अंदर देखी वो किसी और की नहीं बल्कि उसके बच्चे की भटकती हुई आत्मा की थी। मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई। हम दोनों भी मुंबई में एक रेंट पे घर लेके रहने लगे। हम लोग पहली बार एक दूसरे के साथ रह रहे थे, सो इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। वी वर डीपली इन लव विद ईच अदर। सब कुछ ठीक चल रहा था अंटिल 2 वीक्स अगो। मैंने नोटिस किया मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी वियर्ड बिहेव करने लगी है। मैं जब भी उससे दूर जाता था वो मेरे सिवा रह ही नहीं पाती थी।
एक शाम उसने मुझे कहा, डार्लिंग, जब तुम घर पे नहीं होते हो मुझे फिर भी ऐसे लगता है कि तुम मेरे पास ही में हो। मैंने उसकी ये बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने बस यही सोचा कि शी इज बीइंग अ लिटिल मोर अफेक्शनेट। हाउएवर और कुछ दिनों बाद उसने मुझे कुछ और बात बताई। उसने कहा, जब तुम ऑफिस में होते हो तब मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे कि तुम मुझे बुला रहे हो। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे ये चीजें और भी ज्यादा होती जा रही है। ये सुनने के बाद आई स्टार्टेड टू फील अ लिटिल वरीड फॉर हर। एक दिन जब मैं अपने घर पे आया तब मेरी वाइफ किचन में बैठी हुई थी। वो बिल्कुल अपने में ही खोई थी। मैं उसके सामने आया फिर भी उसका ध्यान नहीं था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। मैंने एक चेयर ली और उसके सामने बैठ गया। मैंने उससे पूछा, क्या गड़बड़ है? उसने कहा, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? मैंने उसको पूछा। उसने कहा, मैंने तुम्हें आज देखा, तुम किचन से सीधा रूम के अंदर आ गए और तुम मुझे 2 मिनट के लिए स्टेयर करते रह गए और उसके बाद रूम से बाहर चले गए। लेकिन मैं तो आज पूरे दिन के लिए ऑफिस में था। मैंने उससे कहा। आई नो, उसने एक साई के साथ कहा। That's when I really began to worry about her. मुझे ऐसे लगने लगा मेरी वाइफ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। She is having some kind of hallucination. इसके अगले 2-3 दिन के लिए भी वो मुझसे यही बात कहती रही कि जब मैं ऑफिस में था तब उसने मुझे यहाँ पे घर पे देखा। उसने एक्चुअल में मुझे ये भी एक्सप्लेन किया कि मैंने क्या कपड़े पहने थे। वो उन दिनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। She was terrified when she was left alone at home. और वो बहुत ही ज्यादा शांत रहने लगी। कभी कभी वो ऐसा वक्त भी आता था कि वो शांत रह के मुझे बस स्टेयर करती रहती थी। लास्ट नाइट मेरी वाइफ बहुत ज्यादा टायर्ड थी तो उसने डिसाइड किया कि वो जल्दी सोएगी। मैं उसके साथ ही था, बेड पे बैठा हुआ और वो बेड पे लेटी थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम यहाँ पे नहीं हो। हनी, मैं यहीं पे हूँ। मैंने उससे कहा। डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। मैंने कहा, नहीं, तुम यहाँ पे नहीं हो, तुम किचन में हो। उसने मुझसे कहा। जस्ट देन मुझे किचन से कुछ तो गिरने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद मैंने नीचे की तरफ फुटस्टेप्स जाते हुए सुने। आई वॉज सडनली अ लिटिल फियरफुल। मुझे पता नहीं चल रहा था मैं अभी क्या करूं। ऑल ऑफ अ सडन रूम का दरवाजा खुला। मुझे लगा शायद दरवाजा हवा से खुल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। दरवाजा पूरी तरह खुला और एक आदमी मेरे रूम के अंदर आ गया। इट वॉज मी। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए एक्सप्लेन करना कि मैंने क्या एग्जैक्टली देखा। इट वॉज मी बट एट द सेम टाइम इट वॉज नॉट मी। मुझे ऐसे लग रहा था मिरर के सामने मैं खुद को ही देख रहा हूँ। बट द अदर मी हैड कोल्ड लाइफलेस आईज। उसकी आंखें बहुत ज्यादा वाइड ओपन थी और वो काफी अजीब थी और वो मुझे ही देख रही थी। उसने मेरी तरफ कुछ 1-2 मिनट के लिए देखा और वो पीछे मुड़ गया और दरवाजा खोल के रूम के बाहर चला गया। मुझे कुछ समय लगा इस शॉक से बाहर निकलने के लिए। जैसे ही मेरा दिमाग ठिकाने पे आया मैं उसके पीछे भागा। रूम के बाहर हॉलवे एम्प्टी था। मैंने किचन में चेक किया, बाथरूम में भी चेक किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। द अदर मी सिंपली वैनिश्ड। जब मैं हॉलवे में खड़ा था तभी मैं अपने आप को काम कर रहा था, गेटिंग ओवर एंड रिड ऑफ दिस सिचुएशन। तभी मैंने किचन से कुछ आवाज सुनी। इट वॉज अ फेंट वॉइस। इट वॉज नॉट माई वॉइस, इट वॉज माई वाइफ्स वॉइस। मैं किचन के अंदर गया। इट वॉज माई वाइफ सिटिंग देयर। उसने कहा, वी आर हियर टू स्टे। मैंने रियलाइज किया मेरी वाइफ किचन में नहीं है, वो बेडरूम में है, बेड पे, एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने उसे छोड़ा था। आई वॉज सो डैम फ्राइटेंड। मैं भागते हुए मेरे रूम के अंदर गया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ग्रैब किया और हम दोनों भी घर से बाहर निकल गए। मैं अपने पेरेंट्स के घर पे नाइट स्पेंड करने के लिए आ गया। कल सुबह हम उस अपार्टमेंट में फिर से जाएंगे हमारा सामान कलेक्ट करने के लिए। हम दोनों भी अभी उस अपार्टमेंट में नहीं रह सकते। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन दैट अपार्टमेंट। होपफुली जब कल हम उस घर में जाएंगे हमारा सामान लेने के लिए, तब वहाँ पे हमारा कोई भी इंतजार ना करता हो। मैं अकेला रहता था उसके न्यूली ब्रॉड घर में। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम दिशा था। दिशा और वो वहीं पे मोस्ट ऑफ द टाइम हैंग आउट करते थे, मोस्टली ऑन वीकेंड्स। तो एक फ्राइडे नाइट अविनाश जब अपने घर पे आया उसने अपनी गर्लफ्रेंड दिशा को कॉल किया और उसको घर बुलाने की कोशिश की, लेकिन दिशा ने उसका फोन रिसीव नहीं किया। सो ही लेफ्ट व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज टू हर। कुछ आधा घंटा हो गया लेकिन दिशा का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अविनाश काफी वरीड हो रहा था कि शायद दिशा को उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं रहा, ये सोच के। आफ्टर कॉलिंग हर रिपीटेडली विथ नो रिस्पॉन्स, उसने नीचे से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। ही टुक अ साई ऑफ रिलीफ। उसको लगा आफ्टर ऑल दिशा उसके घर पे आ ही गई। उसने दिशा को मैसेज किया कि ऊपर आ जाए।
कुछ समय से नीचे से आवाज आने के बाद वो फाइनली ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वो ऊपर काफी धीरे से बढ़ रही थी। उसके फुटस्टेप्स की आवाज से ये अविनाश को पता चल रहा था। फाइनली आउट ऑफ कंफ्यूजन अविनाश ने दिशा के नाम से चिल्लाया और तभी वो फुटस्टेप्स की आवाज आना बंद हो गई और एग्जैक्टली तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। जब उसने अपने पॉकेट से उसका फोन निकाला तभी उसने देखा उसके मोबाइल के स्क्रीन पे जो कॉल आ रहा था वो था उसकी गर्लफ्रेंड दिशा का। उसने वो फोन रिसीव किया और इमीडिएटली दिशा ने अविनाश को सॉरी कहा। सॉरी इसलिए क्योंकि उसने उसके फोन कॉल्स नहीं उठाए और टेक्स्ट बैक भी नहीं किया। शी सेड शी वाज बिजी विद सम ऑफिस वर्क। तभी अविनाश ने उसको इंटरप्ट किया और पूछा कि तुम अभी स्टेयरकेस के ऊपर क्या कर रही हो। There was a long silence and after that she said what? अविनाश ने उसको फिर से यही बात पूछी। इस बार दिशा ने उसको बताया कि वो अपने कार में है और वो ऑफिस से अपने घर पे पहुंच रही है। अविनाश भागते हुए अपने दरवाजे के पास गया और उस दरवाजे को बंद कर दिया और लॉक कर दिया और एग्जैक्टली तभी डोर नॉब टर्न होने लगा। Someone was trying to open the door। अविनाश ने जोर से चिल्लाया कि तुम यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। टर्निंग ऑफ डोर नॉब स्टॉप्ड और उसने स्टेप्स की आवाजें भी सुनी नीचे की तरफ जाते हुई। He felt a sigh of relief और तभी अजीब आवाजें आने लगी। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसका घर शेक हो रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे कि भूकंप आया हो। He was totally shaky at that time और तभी उसके रूम के फ्लोर से एक हाथ बाहर निकला। That was totally unreal he can see। उसने उसके रूम का दरवाजा खोला और वो भागते हुए उसके घर से बाहर निकल गया। वो अपने कार में बैठा और उसने अपनी गाड़ी चालू कर दी और जैसे ही उसने अपने कार का इंजन स्टार्ट किया सामने एक हरा क्रीचर, मैं कह सकता हूँ कि वो एक ज़ॉम्बी था। वो अजीब तरीके से उसकी तरफ चलते हुए आ रहा था, उसकी गाड़ी की तरफ। अविनाश वॉज शॉक्ड। अविनाश ने अपने गाड़ी के एक्सीलरेटर पे पाँव दिया और गाड़ी चलाई उस ज़ॉम्बी की तरफ और जैसे ही गाड़ी ज़ॉम्बी की तरफ पहुंची वो ज़ॉम्बी वहां से गायब हो गया एंड अविनाश पास्ड फ्रॉम देयर। अविनाश ने पुलिस को फोन करके उसके साथ जो कुछ भी हुआ है ये बताया। पुलिस ने उसको सीधे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा। अविनाश ने जब फोन रखा उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। अविनाश की कार एक झाड़ से टकराई हुई मिली और उसकी लाश उस कार के अंदर। अब उसका ये एक्सीडेंट कैसे हुआ ये किसी को भी नहीं पता। वी मे से दैट वो ज़ॉम्बी उसके कार के अंदर आ गया और अविनाश ने उसके गाड़ी पे कंट्रोल खोया और उसका एक्सीडेंट हो गया। वी कैन मेक मेनी स्टोरीज अबाउट दिस एक्सीडेंट। बस असल में बात ये है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ ये आज तक किसी को भी पता नहीं चला। सम से अविनाश ड्रग्स एडिक्ट था एंड सम से कि अविनाश ने उस दिन सच्ची में किसी को तो देखा था, लेकिन जो कुछ भी सच है वो अविनाश अपने साथ ही लेके गया। ये घटना जब घटी तब मैं कुछ 27 साल का था। मैं तभी ऑफिस में जॉब करता था। उस दिन मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था। यूजुअली मैं अपने ऑफिस से शाम के 8 बजे निकलता हूँ, लेकिन ओवरवर्क होने के वजह से मैं उस दिन रात के 1 बजे निकला था। रास्ते पे कोई भी नहीं था। कुछ 14-15 घंटे काम करने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड था, बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। मैं चलते हुए बस स्टॉप पे आके रुका। बस स्टॉप के पीछे एक लड़की थी। वो लड़की फूक फूक कर रो रही थी। मुझे पता नहीं चल रहा था मैं अब कैसे रिएक्ट करूं, लेकिन उस अकेली लड़की को वहां पे देख के मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा फर्ज है कि मैं उसको पूछूं कि वो क्यों रो रही है। एंड आई डिड एग्जैक्टली द सेम। उस लड़की का जवाब नहीं आया। मैंने उसे कुछ 3-4 बार पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, लेकिन उसका जवाब आया ही नहीं। वो बस रोते जा रही थी और तभी अचानक से वो हंसने लगी और उसके साथ ही उसने मेरी तरफ पीछे मुड़ के देखा। मैंने जो देखा वो काफी भयानक था। उसका चेहरा ही नहीं था, आंखें, होठ, नाक, कुछ भी नहीं। मैं ये देख के बहुत ही जोरों से चिल्लाया। मैं वहां से भाग निकला। मैं भागते हुए एक कैफे में पहुंचा। मुझे लगता है शायद वहां पे बस एक ही वो कैफे था जो इतनी रात को चल रहा था। उस कैफे के अंदर एक आदमी काम कर रहा था। मैं उसके पास गया और उसको जोर से चिल्ला के कहने लगा कि वहां पे एक औरत है जिसके चेहरे पे आंख, नाक, मुंह कुछ भी नहीं है। वो बस एक ब्लैंक चेहरा है। उस इंसान ने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा कि आपका मतलब है इस तरह। I was scared as shit। उस इंसान का भी चेहरा नहीं था, ना उसकी आंखें थी, ना मुंह था, ना नाक थी। उसकी आंखें ना होने के बावजूद भी मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरी तरफ ही स्टेयर कर रहा है।
मैं ये देख के बहुत ही जोर से चिल्लाया। मैं वहां से भागने लगा, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया और मैं वहीं पे बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैंने अपने आप को एक रास्ते पे पड़ा हुआ पाया। मैं वहां से उठ गया। मैं अपने घर की तरफ चलने लगा। मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक था। जब मैं अपने घर की तरफ चल रहा था, तभी रास्ते पे चलते हुए लोग मुझे देख के अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। कोई मेरी तरफ देख के चिल्ला रहा था, कोई मुझसे दूर भाग रहा था। ये काफी अजीब चीजें हो रही थी मेरे साथ। मैं जैसे तैसे करके अपने घर पे पहुंचा। मैं काफी कंफ्यूज था, मैं काफी थका हुआ भी था। मैं सीधे अपने वॉशरूम में गया। मैं अपना मुंह धो रहा था। मुंह धोते वक्त जब मैंने आईने में देखा, तब जब मैं कॉलेज में था, तब मैं पार्ट टाइम बेबी सिटिंग का काम भी कर लेता था, जस्ट टू गेट सम एक्स्ट्रा मनी। एक दिन मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी में एक एडवर्टाइजमेंट देखी, जिस पे रिक्वेस्ट थी 2 दिन के लिए एक घर संभालने वाले की। मैं बेबी सिटिंग करने से यूज्ड टू था, लेकिन ये तो और भी आसान जॉब था। जस्ट एक घर का ख्याल रखना है और किसी बच्चे को संभालने का टेंशन भी नहीं। तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा और उस नंबर पे कॉल किया जो नंबर उस एडवर्टाइजमेंट में था। मेरी बात जॉनी नाम के इंसान से हुई। उसने उसके रिक्वायरमेंट्स बताए, मैंने उन चीजों पे एग्री किया। उसने भी एग्री किया जो फीस मैंने बताई वो देने के लिए। उस वीकेंड में उनके घर पे पहुंचा। जॉनी ने मुझे ग्रीट किया। उसने उसका घर बताया। इवेंचुअली वो और उसकी वाइफ घर से चली गई एंड आई वॉज अलोन। मुझे घर में ऊपर का एक स्पेयर बेडरूम दिया गया। वैसे तो उनके घर पे बहुत बेडरूम्स थे, उनका घर बहुत ज्यादा बड़ा था। मैं उनके घर पे कुछ शाम के 4 बजे पहुंचा था। कुछ 4-5 घंटे बीत गए। देयर वॉज नथिंग व्हाट आई मेंट की देयर वॉज नथिंग इवेंटफुल हैपनिंग। वो मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा बोरिंग डे था। मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड डूइंग नथिंग। मैं खुद को कर्ज कर रहा था कि आज फ्राइडे नाइट है और मैं यहीं पे बैठा हूँ। मुझे बाहर जाना चाहिए, कुछ मजा करना चाहिए। बट आई केप्ट रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि मैं ये काम करके कुछ 2000 रुपए कमा लूंगा। लेटर इन द नाइट मैं उस रूम में गया जो रूम मुझे दिया गया था। मैं वहां पे लेट के टीवी देख रहा था। मैं वंडर कर रहा था इस कपल को उनका घर देखने के लिए कोई इंसान क्यों चाहिए होगा। ना उनका कोई बच्चा था या फिर कोई पेट्स को संभालना था, लेकिन उनका घर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो मे बी उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए थी कि कोई उनका घर संभाल रहा है while they are gone out। मुझे नींद आने लगी। मैंने टीवी बंद कर दिया एंड व्हेन आई वाज जस्ट अबाउट टू फॉल asleep, मैंने एक आवाज सुनी। वो एक आवाज क्लिक की थी। उस क्लिक के साथ रूम के अंदर एक ग्लो भी आया। जब मैंने मेरी आंखें पूरी तरह खोली, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो ग्लो आ रहा है वो एक क्लोजेट के अंदर से आ रहा है। मेरा हार्ट जोरों से पंप करने लगा। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। मैं अपने ब्लैंकेट के अंदर गया और मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि मैं वहाँ पे सो रहा हूँ। मैं काफी श्योर था कि उस क्लोजेट के अंदर कोई तो है और उसके हाथ में टॉर्च है। मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि मैं उस ब्लैंकेट से बाहर निकलूं और उस इंसान का सामना करूं। मैं अपने ब्लैंकेट के अंदर ही लेटा रहा। क्लोजेट डोर पूरी तरह खुला। आई कैन हियर इट बट आई कांट से इट क्योंकि मैं ब्लैंकेट के अंदर था। वर्ड्स रियली कांट डिस्क्राइब द फीलिंग्स हाउ स्कैर्ड आई वॉज। मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी कोशिश की उस बेड के ऊपर मैं थोड़ा सा भी ना हिलूं। रूम में फिर से उस क्लिक की आवाज हुई और रूम में फिर से अंधेरा हो गया और बैकग्राउंड में मैंने उस क्लोजेट डोर को बंद होते हुए भी सुना। और इसके 2-3 मिनट बाद मैंने किसी की भी आवाज नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना। इट वॉज टोटल साइलेंस। मैं डर गया था। मुझे ऐसे लगा कि जो कोई भी इंसान था वो वापस उस क्लोजेट के अंदर चला गया हो। मुझे पता नहीं चल रहा था मैं अब क्या करूं, क्योंकि वो जो कोई भी इंसान था उसने मुझे तो देखा ही होगा। मुझे वहां से भाग के निकल जाने में भी डर लग रहा था क्योंकि मुझे कोई फॉलो करेगा। मुझे उस ब्लैंकेट के अंदर ही सेफ लग रहा था। The room was dead silent as I was thinking of my next course of action. Eventually मैंने डिसाइड किया ब्लैंकेट के बाहर पीक करके सब कुछ क्लियर है कि नहीं ये देखने के लिए। मैंने धीरे से अपनी ब्लैंकेट नीचे की। मैंने देखा मेरे बेड के बाजू में एक क्रीचर खड़ा है। He was totally green. उसका चेहरा सफेद था। वो काफी अजीब था। उसकी आंखें काफी डरावनी थी। वो ऊपर से नीचे हरे रंग में लिपटा हुआ था और उसका चेहरा अजीब तरीके से हिल रहा था। I was shocked. I was fearful. मैं बेड पे बैठ के चिल्लाने लग गया। वो कुछ कर नहीं रहा था, वो बस मेरी तरफ देख के अपना मुंह हिला रहा था।
मैं रोते हुए उससे बेग करने लगा कि मुझे छोड़ दो। वो इंसान मेरे पास आया। उसको मेरे पास आते हुए देख मैं डर गया। मैं पूरा पैनिक हो गया और मैं वहीं पे चक्कर आके गिर गया। मेरी आंखें बंद हो गई। मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। इसके आगे उस क्रीचर ने क्या किया ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। जब मेरी आंख खुली मेरे सामने जॉनी और उसकी वाइफ थी। मैंने जॉनी को मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बताया। मैं अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैंने जॉनी से एक पैसा भी नहीं लिया और मैं वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद मैं कभी भी उस घर पे नहीं गया या फिर उस घर के एरिया में भी नहीं गया। इनफैक्ट उस दिन के बाद मैंने हाउस सीटिंग या फिर बेबी सीटिंग का जॉब भी करना छोड़ दिया। मुझे पता नहीं अब वहाँ पे जॉनी और उसकी वाइफ रहती है कि नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी उस दिन मेरे साथ हुआ ये काफी डरावना था और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। तो मैं अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस ईव डिनर कर रहा था। टर्की, चिकन एंड मेनी मोर स्टफिंग्स जो कि आप एक्सपेक्ट करोगे एक क्रिसमस डिनर पे, वो सारी डिशेस टेबल पे सजी थी। हम लोग की बड़ी फैमिली नहीं थी। डिनर पे बस मेरे अंकल, आंटी और उनका बेटा आए हुए थे। सो हम लोग बस 6 ही थे। एट द टाइम हम एक ड्यूप्लेक्स में रहते थे और उस ड्यूप्लेक्स के बिल्कुल पड़ोस में एक और ड्यूप्लेक्स था जो कि इंटरकनेक्टेड था हमारे ड्यूप्लेक्स के साथ। उस ड्यूप्लेक्स में एक आदमी रहता था उसकी वाइफ के साथ। हमने उन्हें ज्यादा देखा नहीं था क्योंकि वो लोग और हम लोग भी अपने अपने काम में बिजी रहते थे। स्ट्रेंजली एक दरवाजा था जो हम दोनों के भी ड्यूप्लेक्स को इंटरकनेक्ट करता था। उस दरवाजे का लॉक ऐसा था कि दोनों साइड से खुलने पे ही वो दरवाजा खुलता था और वो दरवाजा दोनों भी साइड खुलता था। मैंने वो दरवाजा बस एक ही बार खुला देखा था जब वो कपल वहाँ पे रहने भी नहीं आए थे तब। जब से वो लोग आए थे वो दरवाजा हमेशा ही बंद देखा था मैंने। जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे तब उस दरवाजे का डोर नॉब ट्विस्ट हुआ और टर्न हुआ। इवेंचुअली वो दरवाजा नहीं खुला क्योंकि वो हमारे साइड से लॉक था। इट वॉज नॉट एक्सीडेंटल क्योंकि ये चीज कुछ 10 सेकंड के लिए हो रही थी। मेरे डैड अपने कुर्सी से उठे और उस दरवाजे की तरफ गए। उन्होंने उस डोर नॉब पे हाथ रखा और पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? देयर वॉज नो आंसर। मेरे डैड ने हमारे साइड का लॉक खोला और दरवाजा खोल दिया। उनके ड्यूप्लेक्स के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। इट सीम्ड लाइक उनके घर पे कोई भी नहीं था। अभी शाम के कुछ 7 ही बज रहे थे और हमने भी उन्हें कुछ समय पहले ही अपना घर छोड़ते हुए कहीं तो जाते हुए देखा था। मैं और मेरे डैड हमारी विंडो की तरफ गए उनकी कार है कि नहीं देखने के लिए। उनकी कार भी जगह पे नहीं थी। बीइंग अ गुड नेबर्स हमने एज्यूम किया कि शायद उनके घर पे चोर या फिर कोई और घुस आया हो। तो मैं, मेरे डैड और मेरे अंकल हम उस दरवाजे से उनके डुप्लेक्स के अंदर गए फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हमने उनकी लाइट का स्विच ऑन किया। हमने ग्राउंड फ्लोर के हर रूम में देखा लेकिन कोई भी नहीं था। तभी ऊपर से हमको एक थर्ड की आवाज आई। ऐसे लगा कोई तो चीज फ्लोर पे गिरी हो। मैं थोड़ा सा डर गया। मैं ऊपर नहीं गया। मेरे अंकल और डैडी ऊपर की तरफ गए। मैं वापस उस दरवाजे से अपने डुप्लेक्स के अंदर आ गया जहाँ पे मेरी फैमिली बैठ के डिनर कर रही थी। और तभी उनके डुप्लेक्स के ऊपर से जहाँ पे मेरे अंकल और डैडी गए थे वहां से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। इट वॉज माई अंकल शाउटिंग। मेरी पूरी फैमिली डर गई। मोमेंट्स लेटर मेरे अंकल और मेरे डैडी ऊपर से नीचे आए हमारे डुप्लेक्स के अंदर। मेरे अंकल के कंधे पे खून था। इट वॉज अ स्टैब वुंड। किसी ने तो मेरे अंकल के कंधे पे चाकू से वार किया था। मेरे डैडी ने वो दरवाजा बंद कर दिया और अपनी साइड से लॉक कर दिया। मैंने 100 दबाया और पुलिस को कॉल कर दिया और एग्जैक्टली तभी उस दरवाजे पे स्टॉम्पिंग आवाजें आने लगी। वो इंसान जिसने मेरे अंकल के कंधे पे वार किया था वो उस दरवाजे पे बड़ी भयानक तरीके से बैंग कर रहा था। वो इंसान हेवी बैंगिंग के साथ ग्रंट और स्क्रीमिंग भी कर रहा था। मैंने और मेरे डैड ने किचन नाइफ्स ली। हम रेडी थे अगर वो इंसान दरवाजा तोड़ के हमारे साइड में आया तो हमें अपना काम करना है। थैंकफुली जो इंसान दरवाजे के उस साइड था उसने गिव अप कर दिया। इवेंचुअली वो उनके डुप्लेक्स के फ्रंट डोर से बाहर निकला। हमने सभी ने उसका चेहरा देखा जब उसने हमारे डुप्लेक्स की तरफ मुड़ के देखा। वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। इट डजंट एंड देयर। फॉलोइंग ईयर जो नेबर पड़ोस के डुप्लेक्स में अभी भी रहते थे उनके घर पे क्रिसमस पार्टी थी। बाई चांस तभी मैं अपने खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी मैंने उसी इंसान को देखा जिसने पिछले साल मेरे अंकल पे हमला किया था।
मैंने ये बात मेरे डैडी को बताई। उन्होंने भी एग्री किया कि ये वही इंसान है। हम हमारे नेबर के घर पे गए। हमने उस इंसान पे आरोप लगाया। उसने ये सारे आरोप डिनाई किए। हमारे नेबर ने भी उसको डिफेंड किया, ये कहते हुए कि ये इस देश में रहता ही नहीं, ये दुबई में रहता है। हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं था, लेकिन हमें एक बात काफी कंफर्म लगती है कि ये जो कुछ भी पिछले साल हमारे साथ हुआ वो इन नेबर और इस इंसान ने सेटअप किया था। हमने उन नेबर के डर से उस घर को कुछ 4 दिन बाद छोड़ दिया। और यही वो किस्सा है जो मेरे साथ क्रिसमस में हुआ था। ये कहानी जब हुई तब मैं 21 साल का था। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। मेरे पेरेंट्स के 3 बच्चे थे। मैं सबसे यंगेस्ट था। मेरे बड़े 2 भाई ऑलरेडी घर से मूव आउट हो गए थे। मेरा जो बेडरूम था वो नीचे बेसमेंट के बगल में था। बेसमेंट की तरफ जाने वाला दरवाजा मेरे रूम से ही कनेक्टेड था। एक्चुअली जो मेरा बेडरूम था वो बेडरूम के हिसाब से नहीं बनाया गया था। इट वॉज मोर ऑफ अ स्टोरेज रूम टाइप। However, I was the youngest, so I got the worst room. मेरी मॉम और डैड दोनों भी वेकेशन पे गए हुए थे, so I was home alone. जब मैं छोटा था और मेरे बड़े 2 भाई जब इसी घर में रहते थे तभी वो मुझको चिढ़ाते थे और आई में से डराते थे, ये कह के कि उस बेसमेंट में कोई ना कोई तो एलियन या फिर ज़ोंबी या फिर मॉन्स्टर है। समटाइम्स एज ए किड उन बेसमेंट की दीवारों से जब आवाज आती थी मैं डर जाता था, लेकिन मैंने इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन जब मैं अपने रूम में बैठ के चिल कर रहा था तभी मुझे बेसमेंट से कुछ आवाजें आई। वो आवाज ना किसी की टैपिंग या फिर बैंगिंग करने की थी। वो ऐसी आवाज थी जैसे कि कोई बात कर रहा हो या फिर किसी के मुंह से निकली हो। Of course, my heart started racing. मैं थोड़ा सा फ्रीक आउट होने लगा। Of course, मैं घर पे अकेला था तो मैं अपने डैड को भी नहीं बुला सकता था कि उस बेसमेंट से किसकी आवाज आ रही है ये देखने के लिए। तो मैं खुद ही बेसमेंट डोर के पास गया। मैंने हिम्मत जुटाई और उस बेसमेंट डोर को खोल दिया। मैंने टॉर्च से बेसमेंट के अंदर का हर एक कोना देखा। Of course, मैं बेसमेंट के दरवाजे पे ही खड़ा था। मुझे खुद को भी एग्जैक्टली ये पता नहीं चल रहा था कि मैं उस बेसमेंट के अंदर क्या ढूंढ रहा हूँ। मैं बेसमेंट के और भी अंदर चला गया क्योंकि मुझे वो आवाज कहाँ से आ रही है वो पता नहीं चल रहा था। और एग्जैक्टली तभी देयर वाज वॉइस। आफ्टर नियरली हैविंग अ हार्ट अटैक मैंने रियलाइज किया कि वो एक पुराना खिलौना है जो कि बज रहा है। वो किसी बक्से में था जो बेसमेंट में थे और उन बक्सों के वजन के प्रेशर के कारण उसका ट्रिगर दब गया है और उसकी वजह से वो खिलौना बोलने लगा है। मैंने बेसमेंट के दरवाजे की तरफ खड़ा रह के वेट किया जब तक वो खिलौना बंद ना हो जाए और जैसे ही वो खिलौना बंद हो गया मैंने बेसमेंट डोर बंद किया और मैं अपने रूम के अंदर आ गया। इट वॉज लेट देन। मैं अपने बेड पे गया। मुझे सोना था और जैसे ही मैं सोने के लिए गया मैंने फिर से वो आवाज सुनी। इट वॉज द सेम टॉय अगेन। अभी मुझे उस बेसमेंट में जाके उस खिलौने को ढूंढ के वो बंद करना था, नहीं तो वो पूरी रात ऐसे ही बजते रहता। मैं बेसमेंट के अंदर गया। मैंने वो बॉक्सेस में उस खिलौनों को ढूंढना चालू किया और कुछ देर बाद ही मैं जोर से चिल्लाया क्योंकि मेरे सामने जो बॉक्स था उसके अंदर से 2 हाथ बाहर निकले। उन हाथों पे खून भी था। मैं डर गया। मैं वहां से भागते हुए बेसमेंट से बाहर निकला। मैंने बेसमेंट डोर बंद कर दिया। मैं बेसमेंट डोर के बाहर खड़ा था हाफते हुए। आई वॉज टोटली इन अ पैनिक मोड और तभी मैंने बेसमेंट डोर बैंग होते हुए सुना और डोर बैंगिंग के साथ हॉरिफाइड डीप वॉइस भी आ रही थी। मैं टोटली शॉक में था। मैं कुछ 1-2 मिनट के लिए वहीं पे था। मैं सोच रहा था कि वो डोर बैंकिंग बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं वहां से भाग गया। मैं भागते हुए ऊपर आ गया था अपने घर के हॉल रूम में। मैंने पुलिस को फोन कर दिया। तब तक मैंने नोटिस किया था नीचे से जो बैंगिंग की आवाज आ रही है वो अब बंद हो गई थी। पुलिस ने मुझे कहा किसी सेफ जगह पे रुकने के लिए, जैसे कि कार में या फिर पड़ोसी के घर पे। मुझे उस घर में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहना था, तो मैंने अपनी कार की स्पेयर कीज ली और मैं अपने कार के अंदर जाके बैठ गया। आई वॉज वेटिंग फॉर पुलिस टू अराइव। कार में बैठे हुए मुझे अपने घर का व्यू भी मिल रहा था। मैंने नोटिस किया हमारे घर का बैक डोर जो कि बेसमेंट से कनेक्टेड है वो खुला है। इट वॉज कम्प्लीटली वाइड ओपन। मैंने अपने कार से फिर से पुलिस को कॉल लगाया एंड टोल्ड देम टू हरी अप। पुलिस की गाड़ी फाइनली वहाँ पे आ गई और वो मेरे घर के सामने रुकी। मैं भागते हुए पुलिस के पास गया। मैं पुलिस के साथ घर के अंदर गया। पुलिस ने बेसमेंट की छानबीन की, इनफैक्ट पूरे घर की छानबीन की, लेकिन उनको कोई भी नहीं मिला। आई वॉज सरप्राइज एंड शॉक। मैंने पुलिस को वहीं पे खड़े रहने के लिए कहा। मैं बेसमेंट के अंदर गया एंड दिस टाइम आई वॉज अलोन अगेन इन दैट बेसमेंट। आई गॉट दैट फीलिंग कि मुझे कोई तो देख रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। पुलिस ने कहा वहाँ पे जो कोई भी था वो वहाँ से भाग गया और इसीलिए घर का बैकडोर खुला था। पुलिस ने कहा कि वो मेरे घर पे नजर रखेंगे और अभी घर के अंदर कोई भी नहीं है एंड दिस इज अ सेफ प्लेस नाउ। पुलिस वहाँ से चली गई, लेकिन उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया।
एंड दिस वॉज द हॉरिफाइक एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, जो कि मैं फिर से कभी नहीं एक्सपीरियंस करना चाहता।